नमस्कार मित्रों, बहुत स्वागत आप सभी का। शिक्षा मित्रों की बात होगी, लेकिन आज उन शिक्षा मित्रों की बात होगी प्रदेश के जो टेट क्वालिफाइड है, यानी जिन्होंने टीईटी का इम्तिहान पास किया है लेकिन अभी भी शिक्षा मित्र है और कोई उनके लिए कुछ करने को तैयार नहीं। न केंद्र सरकार उनके लिए कुछ सोच रही है, न राज्य सरकार उनके लिए कुछ सोच रही है, न ही इस देश की कोई अदालत फिलहाल उनके बारे में कोई विचार कर रही है या उसका कोई आदेश किसी राज्य सरकार के पास, स्पेशली उत्तर प्रदेश सरकार के पास है। आज चर्चा इसी पर कि टेट क्वालिफाइड शिक्षा मित्रों के लिए सरकार की इतनी उदासीनता क्यों है, जबकि जबकि यही सरकार उन टीचर्स के लिए कोर्ट में रिव्यू दाखिल कर चुकी है जो टेट क्वालिफाइड नहीं है और जो टेट क्वालिफाई करने में अपनी असमर्थता जाहिर कर रहे हैं। केंद्रीय सरकार भी उन पर विचार करने को तैयार है और राज्य सरकार तो कोर्ट में रिव्यू पिटीशन लेकर जा भी चुकी है। तो एक तरफ जो अध्यापक, पूर्णकालिक अध्यापक टेट क्वालिफाइड नहीं है, उनके लिए सरकार बहुत उदार है, उनके लिए सरकार बहुत सहानुभूति दिखा रही है, लेकिन उन शिक्षा मित्रों के लिए जिनका मानदेय 10,000 रुपए मात्र है और जो वर्षों से टेट भी क्वालिफाइड है और कई शिक्षा मित्र सीटीईटी भी क्वालिफाइड है, यानी सेंट्रल टेट भी क्वालिफाइड है, उनके लिए उसके मन में कोई सहानुभूति नहीं है। क्यों? यही आज की चर्चा का मूल बिंदु है और इसके लिए हमारे साथ तीन ऐसे शिक्षा मित्र हैं जो कि टेट क्वालिफाइड है और तीनों अलग अलग क्षेत्रों से प्रदेश के हमारे साथ कनेक्ट हैं। इनसे बातचीत करके हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये टेट क्वालिफाइड होने के बाद भी अगर इनको अध्यापक बनने का मौका नहीं मिला तो फिर ये शिक्षा मित्र हैं क्यों? क्या इनके मन में कोई उम्मीद बाकी है? क्या इनको लगता है कि अभी भी उम्र के इस पड़ाव पर भी इनके साथ इंसाफ हो सकता है? और क्या इनको लगता है कि सरकार को इनके लिए भी वैसी ही सहानुभूति और वैसी ही सक्रियता दिखानी चाहिए जैसा कि वो अध्यापकों के केस में दिखा रही है, उन अध्यापकों के केस में जो कि टेट क्वालिफाइड नहीं है और जो सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर के आदेश के बाद अब भयानक संकट में घिरे हुए हैं। शुरुआत करते हैं पवन जी से। पवन कुमार जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आप कई चर्चाओं का हिस्सा रहे हैं इस मंच पर, एक बार फिर से आप मौजूद हैं और मुझे तो याद आता है कि आपसे सबसे पहले टेट क्वालिफाइड शिक्षा मित्रों को लेकर मेरी 1-to-1 बातचीत हुई थी, जिसमें आपने बताया था कि आप कोर्ट भी जा रहे हैं कंप्लायंस ऑर्डर के लिए, जिसमें आप सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करेंगे कि जो स्टेट गवर्नमेंट ने वादा किया था कि वो 68,500 के बाद एक 51,000 की अलग से वैकेंसी निकालेगी 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद, उसको निकाले और इन टेट क्वालिफाइड शिक्षा मित्रों को फिर से अवसर मिले। इस पर आपसे बात हो चुकी है, आगे भी बात होगी, लेकिन जो सहानुभूति केंद्र सरकार ने अभी जाहिर की और स्टेट गवर्नमेंट कोर्ट में गई, वो आप लोगों के साथ क्यों नहीं है? सर, आप लोगों को, आपने जितने भी पैनल में हमारे साथी बैठे हैं, हमारे भाई बहन, उनको हमारा नमस्कार, प्रणाम। और सर, आपको भी एक बार पुनः हमारा प्रणाम। सर, ये जो इशू है आज का, और इस पर आपने हमको बात करने का अवसर दिया, हम इस विषय पर जो टेट क्वालिफाइड शिक्षा मित्र हैं उनकी ओर से आपके आभारी रहेंगे, क्योंकि संवाद और न्याय ये जरूरी है। मतलब अभी स्टेट जब हम पढ़ाते हैं तो उसमें ये आता है कि भाई हमारा मिशन जो है, मिशन शिक्षण और न्याय संवाद होना चाहिए। हमारा मिशन क्या है? शिक्षण है, बेहतर शिक्षा कार्य करना है, और हमने उसमें जोड़ लिया कि भाई हम शिक्षण के साथ साथ न्याय और संवाद भी होना चाहिए। तो जो आज टीटी पास शिक्षा मित्रों के विषय पर आप लोगों ने चर्चा के लिए रखा है, इसके लिए हम एक बार पुनः आपका आभार व्यक्त करते हैं उत्तर प्रदेश के समस्त टीटी पास शिक्षा मित्रों की ओर से। सर, विषय ये है कि हम लोग, ये सच्चाई है कि राज्य सरकार ने हमको इंटरमीडिएट न्यूनतम योग्यता के आधार पर शिक्षा मित्र पद पर नियुक्त किया, ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं।
ये भी सच्चाई है कि स्टेट ने एनसीटी द्वारा परमिशन लेकर जो स्नातक न्यूनतम योग्यता रखने वाले शिक्षा मित्र हैं उनको 2 वर्षीय बीटीसी कराई गई। ये सच्चाई है। 2 वर्षीय बीटीसी कराने के बाद राज्य सरकार ने आरटी एक्ट के विरुद्ध में, आरटी एक्ट 1 के विरुद्ध में और आरटी एक्ट की धारा 2 जो पूर्व पहले से शिक्षक थे उनको टीटी छूट प्रदान करके सहायक अध्यापक पर नियुक्त कर दिया। ये आरटी एक्ट के 2 रूल थे, एक आरटी एक्ट 23(1) और आरटी एक्ट 23(2). 23(2) आरटी एक्ट 23(2) ये कहता है कि जो पहले से आरटी एक्ट लागू होने से पहले शिक्षक हैं उनको टीईटी में छूट दी जा सकती। तो राज्य सरकार ने उसका पालन करते हुए बिना टीटी करे शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक पर समायोजित कर दिया, उनको अपॉइंट कर दिया, नियुक्ति दी। ये विषय सर चला गया सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट ने ये माना कि जो शिक्षा मित्र हैं उनकी बैकडोर एंट्री हुई है उमा देवी के केस के आधार पर। जो अन्य बीटीसी अभ्यर्थी थे बीएड वाले उनको अवसर नहीं दिया गया और शिक्षा मित्रों की बैकडोर एंट्री होकर उनको सहायक अध्यापक पर नियुक्त किया। हाई कोर्ट ने ये विषय मान लिया कि ठीक है भाई बैकडोर एंट्री हुई है, इनका समायोजन रद्द हो गया। इस हाई कोर्ट के आर्डर के खिलाफ स्टेट गवर्नमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आर्डर को स्टे कर दिया। 2.5-3 साल के बाद इस पर डिसीजन होता, आर्गुमेंट होता। स्टेट और आनंद कुमार यादव बीटीसी अभ्यर्थी वाले थे, आनंद कुमार यादव, तेज प्रकाश पाठक, इस तरह के लोग थे जो बीएड वाले भी थे और बीटीसी वाले थे। इस केस को लेके गए। जजमेंट ये आया सर 25 जुलाई को कि बिना टीटी के सहायक अध्यापक रहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 6 से 14 वर्ष के बच्चों का जो मौलिक अधिकार है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करना, उनको शिक्षा देने के लिए जो आप न्यूनतम योग्यता पर छूट नहीं दी जा सकती, जो अनिवार्य योग्यता है उस पर छूट नहीं दी जा सकती। इस कारण हमारा समायोजन रद्द हो गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक राहत और दी हमको। समायोजन तो हमारा सहायक अध्यापक तो समायोजन रद्द हुआ और हमको बैकडोर मतलब जहां जिस पद पर थे उस पर रखने की स्वतंत्रता स्टेट को दे दी। ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि ये बैकडोर एंट्री से आए हैं तो इनको खुला विज्ञापन स्टेट करेगी। जो लोग टेट नहीं है उसको टेट करने का स्टेट अवसर देगी 2 बार टेट पास करने का। जो लोग टेट पास हैं उनको और जो टेट नहीं है उनको भी अवसर दिया जाएगा स्टेट। और इनको खुला विज्ञापन होगा, विज्ञापित करेगी स्टेट। और जो टेट पास है उनको सहायक अध्यापक के लिए अवसर दिया जाएगा प्रतिस्पर्धा के लिए। यदि सबसे अच्छी बात यह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे जो अनुभव है उसको मान लिया कि भाई अगर ये शिक्षण कार्य कर रहे हैं तो इनको उनके अनुभव का वेटेज स्टेट देगी। बड़ी अच्छी बात थी। उस समय बहुत अच्छी हम अच्छे हालात में नहीं थे। बहुत सारे जो लीगल प्रोसीजर थे उनको जानकार नहीं थे। हम लोग तो नहीं जानकार थे। अब हमारी नियुक्ति रद्द हो गई, हम सड़कों पर आ गए, आंदोलन ये चल गए। स्टेट ने स्टेट की जिम्मेदारी थी उसी यही जजमेंट हमारे जो पड़ोसी स्टेट है उत्तराखंड, वहां भी यही जजमेंट आया। गीता पांडे के नाम से हाई कोर्ट का जजमेंट ये आया। सेम टू सेम आनंद कुमार जजमेंट का यही आया उसी पीरियड में। वो आया 23 अगस्त 2017 को और हमारा आया 25 जुलाई 2017। अब ये देखिए कि स्टेट ने हमारे साथ क्या सहानुभूति करी कि उस जजमेंट के बाद जो लोग टेट क्वालिफाइड कर लिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार, स्टेट गवर्नमेंट उत्तराखंड ने सीधे नियुक्त कर दिया। टेट पास क्वालिफाइड शिक्षा मित्रों को उत्तराखंड सरकार ने विज्ञापित किया कि जो टेट पास लोग हैं उनको सीधे सहायक अध्यापक पर नियुक्ति दे दी आनंद कुमार जजमेंट आने के बाद। और आनंद कुमार जजमेंट आने के बाद स्टेट ने क्या करा कि हमको एक डबल प्रतिस्पर्धा के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम करा दिया।
सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा। और वो सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा लगाने के साथ साथ स्टेट ने उसका जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखा विज्ञापन में आरक्षित वर्ग के बच्चों के लिए 40% और अनारक्षित वर्ग के बच्चों के लिए 45% रखा। और परीक्षा का जो वो था मोड, परीक्षा का मोड ऑफ रिक्रूटमेंट जो बनाया वो लिखित परीक्षा बनाया। परीक्षा के बाद एक हफ्ता पहले स्टेट ने वो आदेश संशोधित किया और जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं उनको आरक्षित वर्ग के बच्चों के लिए 30% और अनारक्षित वर्ग के बच्चों के लिए 33% क्वालिफाइंग मार्क्स रख दिया। अब बच्चे खुश हो गए, भाई चलो भर्ती परीक्षा लग गई, कोई बात नहीं, 30% और 33% तो हम परीक्षा में बैठ ही जाएंगे। कंफ्यूजन स्टेट ने कर दिया ईमानदारी के साथ कि भाई भर्ती परीक्षा वैसे तो गलत है, 100% गलत है। आनंद कुमार यादव जजमेंट के विरुद्ध में सरकार ने खेल के बाद खेल का नियम बदल दिया, क्योंकि स्पर्धा, अगर हमको स्पर्धा करनी थी तो जो एनसीटी 2010 है, एनसीटी 2010 का नोटिफिकेशन है, उसके आधार पर हमारी भर्ती हुई, खुली भर्ती। लेकिन स्टेट ने जो बेसिक शिक्षा नियमावली है उसको बदला और भर्ती परीक्षा जो कभी भी कल्पना नहीं करी थी 1981 की जो बेसिक शिक्षा नियमावली है, 2017 से पहले जब तक सहायक अध्यापक की भर्ती हुई है कभी भी भर्ती परीक्षा का कल्पना नहीं थी। ना जजमेंट के आनंद कुमार यादव जजमेंट के समय थी, ना उससे पूर्व थी। पहली बार राज्य सरकार ने भर्ती परीक्षा, सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का व्यवस्था की और वही हमारे लिए सबसे ज्यादा बैरियर लगा। लेकिन स्टेट ने बड़े प्यार से काम लिया, बड़े हिडन छिपा एजेंडा था, पक्षपाती, बड़े स्पष्ट मैं कह सकता हूं, क्योंकि आपने भर्ती परीक्षा से पहले उसको संशोधित कर दिया कि 30 और 33% क्वालिफाइंग मार्क्स रख दिया। अब बच्चों ने सोचा यार क्या इस विवाद में पड़न, 30 और 33% तो आप अंक ले ही आओगे और जब आप इस परीक्षा को पास कर लोगे तो सहायक अध्यापक बन जाओगे। लेकिन वो उसका जो परिणाम आया, वो परीक्षा ली स्टेट ने 30 और 33 पर और रिजल्ट आउट हुआ 40 और 45। 10। अब ये कंफ्यूजन हो गया। जिन बच्चों ने न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स ये तय किया कि हमको 33% पर पास हो जाएंगे, कल उनका रिजल्ट 45% पर पास करना पड़ा। तो जो उसके बीच के बच्चे थे, मात्र 4-5 हजार बच्चे क्वालिफाइड कर पाए और बाकी शिक्षा मित्र तो सारे रह गए। और उस 68,500 की भर्ती में सर 40,000 भर्ती मुश्किल से हो पाई, बाकी 28,000 30,000 के समथिंग पद रिक्त रहे। स्टेट ने उस भर्ती परीक्षा में बहुत घोटाला भी हुआ, भर्ती कॉपियां भी जली, सीबीआई तक के सुप्रीम हाई कोर्ट ने सीबीआई तक के जांच दिए, मतलब वो भर्ती पूरी भ्रष्टाचार के चरम सीमा छू गई। लेकिन फिर भी भर्ती स्टेट की पहली प्रायोरिटी में थी वो भर्ती, चाहे वो भ्रष्टाचार चली, चाहे सीबीआई जांच हुआ, चाहे किसी का हक मारा गया हो, लेकिन भर्ती जरूर करी और वो भर्ती संपन्न हो गई। अब हमको सुप्रीम कोर्ट ने 2 अवसर दिए थे। पहला अवसर तो यहाँ चूक गया 68,500 में, स्टेट ने लास्ट अवसर बचा था हमारा 69,000 भर्ती निकाली, विज्ञापन निकाला और 69,000 भर्ती विज्ञापन में भर्ती परीक्षा अनिवार्य रूप से रखी गई। लेकिन उसका भर्ती परीक्षा से पहले कोई भी न्यूनतम अंक क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं रखा गया। मतलब आप परीक्षा से पहले जो रूल बनाए हैं पारदर्शी, स्पष्ट और बिना पक्षपात और बिना भेदभाव के होने चाहिए, वो नहीं हुए। स्टेट ने भर्ती परीक्षा से पहले कोई भी न्यूनतम पासिंग अंक निर्धारित नहीं करा। तो बच्चों ने ये सोचा कि जितने हम अंक लाएंगे उस अंक के आधार पर हमारा चयन होगा। यदि हमारे 70 अंक आते हैं या 75 अंक आते हैं, 80 अंक आते हैं, तब भी हम चयन पार्ट का हिस्सा होंगे और हमको 25 अंक का जो वेटेज निर्धारित किया स्टेट ने, उसको मिलकर हम सहायक अध्यापक बन जाएंगे। अब ये हमारे साथ दुनिया का सबसे बड़ा धोखा था टेट पास शिक्षा मित्रों के लिए। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ कि आप सहायक अध्यापक बन रहे और स्टेट ने 60-65% अंक जो लाएगा बच्चा वो उस चयन पार्ट का हिस्सा होगा
और जो 60-65 इस भर्ती परीक्षा में नहीं लाया उसको आउट ऑफ बाहर कर दिया, बैरियर लगा दिया, डबल बैरियर। इस भर्ती परीक्षा के बाद हम भागे भागे हाई कोर्ट गए, सिंगल बेंच में हमारे पक्ष में आया कि भाई अगर आपने पहली भर्ती 40-45 पर कट ऑफ पर की है न्यूनतम पासिंग अंक, तो ये भर्ती भी उसी पार्ट का हिस्सा है आनंद कुमार जजमेंट का, इसको भी आपको वैसे इस बारे में हम 40-45 लोग पर पवन जी देना बात कर चाहिए। चुके हैं। इस बारे में आपने एक बार हमारे दर्शकों को पहले भी बताया है। अब मैं ये चाहता हूं कि ये जो अन्याय हुआ इसके बारे में अब आगे की बात आपको ये बतानी है अगले सवाल में कि ये अन्याय कभी दुरुस्त करने के प्रयास सरकार की तरफ से हुए या नहीं हुए, या वैसा ही अप्रोच आज भी बरकरार है स्टेट का और वैसे ही वो आप टेट क्वालिफाइड लोगों को आउट ऑफ ऑर्डर रखना चाहते हैं या सहायक अध्यापक नहीं देखना चाहते? इसमें मैं बात करूंगा। एक बार जरा धर्मेंद्र जी सुन रहे हैं, इनको चर्चा में लेके आता हूं। धर्मेंद्र जी। जी नमस्कार सर। नमस्कार। ये जो विषय है इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि जो अध्यापक टेट क्वालिफाइड नहीं है उनके लिए स्टेट बहुत उदार है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो। आप लोग के लिए क्यों नहीं है? सबसे पहले मैं आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और हमारे पवन भाई जी इनके लिए बहुत बहुत नमस्कार। और जब से सर हम लोगों की नियुक्ति हुई 2099 से करीब, तो ये सच है कि हमारी योग्यता इंटर थी, इसमें कोई दोहराया नहीं है। जब हम शिक्षा मित्र बने थे उस समय हमारी न्यूनतम जो योग्यता थी वो इंटर थी, ठीक है, माना। उसके बाद में जो सरकारें आई, चाहे बीजेपी की सरकार आई थी उस समय और चाहे बीएसपी की सरकार रही हो, तो सबसे पहले प्रयास किए उन लोगों ने, मानदेय बढ़ाया हमारा, 150 बढ़ाया, फिर 6 से बढ़ाया, फिर 5 से बढ़ाया, इस तरह से। उसके बाद में फिर हमारा जब 2009 में आरटी एक्ट जो लागू हुआ, आया कानून बनके, उसमें ये था, जब बीएसपी की सरकार थी तो ये कहा कि कोई भी अप्रशिक्षित टीचर बेसिक में पढ़ा नहीं सकता। तो उस दबाव में आकर के बीएसपी सरकार ने शिक्षा मित्रों के लिए इंटर की वजह उन्होंने की अब इनको जो है योग्यता पूरी करने के लिए इनको आगे बढ़ाया जाए। तो उन्होंने उस सरकार ने जो है हम लोगों को उसमें चयनित किया कि ऐसे शिक्षा मित्र जो ग्रेजुएट है, मतलब शिक्षा मित्र बनने से पहले या शिक्षा मित्र बनने के बाद, ठीक है, और उनको बीटीसी कोर्स कराने के लिए 2 वर्ष का प्रशिक्षण उसने सरकार ने देने का हम लोगों को प्रोग्राम बनाया। हम लोग सर बीटीसी, बीएसपी सरकार में हमारी बीटीसी शुरू हो गई। जब बीटीसी शुरू हो गई हमारी बीटीसी हम लोग करने लगे, 1 साल हो गई, फर्स्ट बैच निकला हमारा, दूसरा बैच यही शुरू हुआ, वैसी सरकार चेंज हो गई और माननीय अखिलेश जी की सरकार आ गई। उसके बाद फिर इसी तरह प्रक्रिया बढ़ती गई। उनने भी, मैं आपको बेहतरी वाली बात कर रहा हूँ कि सरकार ने आई, हमारा बेहतरी के लिए क्या किया सरकार ने। बीएसपी ने हमारी बेहतरी के लिए क्या किया? बीएसपी ने हमारी बेहतरी के लिए ये किया कि जो शिक्षा मित्र ग्रेजुएट थे इंटर से, उनको बीटीसी कोर्स कराया। बीटीसी कोर्स करा, उसका ये फार्मूला था बीएसपी सरकार का कि शिक्षा मित्रों को हम बीटीसी करा कर उनको सहायक अध्यापक बना देंगे। और न्यूज पेपर में भी बाकायदा जियो में भी था उनके फंडामेंटल राइट्स में। लेकिन हुआ क्या, सरकार तक चली गई। सरकार चले जाने के बाद फिर क्या हुआ, 1 साल की ट्रेनिंग हम लोग, फर्स्ट बैच हमारा रेडी हो गया, दूसरा बैच जाने को था, तब तक सरकार हमारे माननीय अखिलेश जी की आ गई। उसमें उन्होंने ट्रेनिंग फिर दूसरे बैच की शुरू करा दी। अच्छा, सरकार ने, बीएसपी ने करा क्या था? बीएसपी ने करा ये था कि नियमानुसार जो टीचर, जो शिक्षा मित्र ग्रेजुएट थे और वो भी प्राइवेट तौर से, अगर वो प्राइवेट तौर से थे, सरकार उसमें नौकरी में रहते हुए, शिक्षा मित्र रहते हुए, अगर वो नौकरी में रहते हुए, मेरा सवाल एक बार फिर से सुनिए। आपने लगता है मेरा सवाल ध्यान से सुना नहीं। मैं ये जानना चाहता हूँ, बड़ा सेंट्रल सवाल है और इसके लिए मैं आऊंगा, जरा कल्पना जी से बात की जाए, वो भी बहुत देर से इंतजार कर रही हैं। कल्पना जी, क्यों आप लोगों के साथ ऐसा है कि सरकार इतनी उदासीन है और टीचर्स के प्रति जो है उनके मन में काफी उदारता है, ऐसा क्यों है? सबसे पहले सर आपको नमस्कार और सभी साथियों को मेरा नमस्कार जी। सर, इस बात का जवाब तो हमारी लोकप्रिय राज्य सरकार ही हमसे अच्छा दे सकती है।
हम्म। जो हमारे साथ उदासीनता बढ़ती जा रही है, जो हमारे साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार हो रहा है, इसका जवाब तो अच्छे तरीके से राज्य सरकार ही दे सकती है हमारी। अब हम लोग तो अपनी-अपनी बातें रख देते हैं। ये सवाल हमारे पत्रकार साथी एक बार हमसे ना पूछ के हमारी लोकप्रिय सरकार से पूछे, तो ज़्यादा अच्छा उत्तर मिलेगा सर। देखिए, आपकी लोकप्रिय सरकार तो ये कह रही है कि वो शिक्षा मित्रों को, चाहे वो प्रशिक्षित हो जी। कि ना हो, सबके मानदेय बढ़ाने पर विचार कर रही है। बहुत भारी जन दबाव के बाद से और लगातार विषय उठाने के बाद से मुख्यमंत्री जी ने 5 सितंबर को कहा कि वो मानदेय बढ़ाने के लिए आप लोगों का काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी बढ़ा देंगे। दूसरा, ये उन्होंने आपके लिए ये 2017 कहा, जी। हाँ हाँ, सर, ये 2017 से कुछ नहीं 2017 बढ़ा से है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि बढ़ा देंगे। 2017 से लगातार विचार ही हो रहा है, कमेटी बन रही है, कुछ भी इसका रिजल्ट नहीं आता कभी भी। तो हम ये चाहते हैं जो हमारी सरकार ने कमेटी बनाई है, उसका रिजल्ट हमें थोड़ा बहुत तो ये पता लगे कि हाँ, इस पर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। अच्छा, जो टेट क्वालिफाइड शिक्षा मित्र हैं, उनको आप अलग समझती हैं कि उनका विषय अलग है और सरकार को उस पर अलग से विचार करना चाहिए? सरकार की नीति के अनुसार तो सर, जैसे सरकार चाहती, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि टेट पास जो शिक्षा मित्र साथी उनको टीचर बना दिया जाए, तो उसके हिसाब से तो उनको टीचर बना देना चाहिए सरकार को। जो हमारे शिक्षा मित्र साथी है उन्हें मौका दिया जाए, उनका मानदेय बढ़ाया जाए। इतनी महंगाई को देखते हुए बताओ वो अपने बच्चे का पालन पोषण कैसे करेंगे? या तो फिर ऐसी नीति लाई जाए शिक्षा मित्रों के लिए सभी सामान सस्ता करा जाए उनकी आमदनी के हिसाब से। इस बात के पक्ष में तो सभी साथी हैं कि भाई या तो ऐसी नीति लागू कर दी जाए कि जो भी सामान लेने के लिए वो जा रहे कि वो 1 रुपए किलो हो, 2 रुपए किलो हो। इतनी महंगाई में महंगाई तो सबके लिए बराबर है। अभी कोई भी स्कूल में कोई भी प्रोग्राम चले, हर कार्य में शिक्षा में तो बराबर का भागीदार होता है। किसी के मोबाइल में नेट नहीं है तो उसे वो कुछ भी करेगा, नेट डलवाएगा, ऑनलाइन कार्य करने के लिए प्रेशर दिया जाता है। तो सरकार को ये भी तो पता होना चाहिए कि महंगाई तो इनके लिए भी बराबर हो रही है। नहीं तो आप मानदेय बढ़ाना चाहती हैं कल्पना जी, आप चाहती हैं कि मानदेय बढ़ जाए सभी शिक्षा मित्रों का, या आप ये चाहती हैं कि जो टेट क्वालिफाइड शिक्षा मित्र हैं उनको अध्यापक के तौर पर समायोजित किया जाए और जो सुख सुविधा और तनख्वाह अध्यापकों की है वो आपकी हो? क्या चाहती सर हैं? मैं तो ये चाहती हूँ, देखो सर, मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरे जितने शिक्षा मित्र साथी हैं सभी को उनको शिक्षक पद पर बहाल कर दिया जाए। मेरा तो ये अपना मानना है, मैं सभी के लिए चाहती हूँ इस बात के लिए। चलिए, बड़ा उदार हृदय है आपका कल्पना जी, मैं तो इसको अप्रिशिएट करूंगा कि आप सभी के बारे में सोच रही हैं। अच्छी बात है। मैं अनुमान ये कर रहा था कि चूंकि आप यूपी टेट क्वालिफाइड भी हैं और सीटेट क्वालिफाइड भी है, तो शायद आप टेट क्वालिफाइड शिक्षा मित्रों के पक्ष में ही सोचेंगी, लेकिन आप सबके बारे में सोच रही हैं, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा दिलचस्प है, ये बड़ा अच्छा उदार विचार है आपका। अब मैं वापस धर्मेंद्र जी आपसे पूछता हूं, मैं इससे पहले कि मैं पवन जी के पास वापस जाऊं, आशा है आप समझे होंगे कि मेरा सवाल क्या है। ये जो आपने क्रमशः बताया, आपने और पवन जी ने, वो बात सही है, बहुत सारे शिक्षा मित्रों को ये कहानी पता भी है। मैं आप लोगों से दरअसल ये समझना चाहता हूं कि ऐसा क्या है कि जो बात आपके पक्ष में होनी चाहिए थी बिल्कुल साफ तौर पर, वो आपके पक्ष में उदासीन है, लेकिन एक ऑर्डर आता है सुप्रीम कोर्ट का अध्यापकों के लिए तो उनके लिए तमाम सरकारें सक्रिय हो जाती हैं। क्यों? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं। देखिए सर, जब हमारा कोर्ट से निर्णय आता है तो सरकार हम लोगों को उदारता नहीं दिखाती है। तुरंत हम लोगों के लिए 25 जुलाई 2017 को हमारा समारोह रद्द हुआ तो सरकार ने हमें 1 अगस्त 2017 के लिए शिक्षा मित्र बना दिया, जबकि सरकार चाहती तो 3 महीने और रख सकती थी हमें अध्यापक बना। उसको ये शक्ति थी, वो 3 महीने हम लोग पिटीशन करती या रिपोर्ट में जाती या कहती कि हमको समय दिया जाए, इनको अध्यापक, हम जो इनकी योग्यता नहीं है, टेट नहीं है, मैं इनको टेट कराऊंगा। जैसे कि अध्यापकों के लिए अभी 2 साल का समय दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये कहा है कि 2 साल में आप जो है टीटी करिए, वरना आपकी सेवा समाप्त होती है, आप रिटायरमेंट हो जाएंगे। तो सरकार हमको ये भी कर सकती थी, 2 साल का समय मांग सकती थी कोर्ट से और कह सकती थी कि इनको अगर टेट की बात हो, टेट नहीं तो हम विभाग टेट करा देंगे, इनको इसी पद पर बनाए रखिए, क्या दिक्कत है? अगर उदारता होती सरकार के अंदर
तो ये कर सकती थी सरकार, कोई बड़ी बात नहीं। तो लेकिन फिर आपसे सरकार क्या नहीं, दुश्मनी थी, यही तो मैं समझना चाहता हूँ धर्मेंद्र जी, आपसे सर, दुश्मनी क्या थी बताएं सरकार? सर, ये सरकार ही बता सकती है। देखिए सर, मैं बताऊंगा आपको, इसमें थोड़ा फैक्ट ये है, इसमें फैक्ट ये, सरकार के पास थोड़ा संदेश ये चला गया कि शिक्षा मित्र राजनीति कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं। ओ और राजनीति अच्छा। क्या कर रहे हैं, वो ये राजनीति कर रहे हैं कि इस पार्टी को जिता रहे हैं, उस पार्टी को जिता रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार के पास गलत संदेश गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ सरकार को, सरकार देखिए शिक्षा मित्र कोई भी राजनीति नहीं कर रहा है, वो गरीब शिक्षा मित्र है। और अब कोई जैसे चाहता मान है कि उसे लीजिए रोजी रोटी मिल धर्मेंद्र जाए। जी, बहुत सारी महिलाएं शिक्षा मित्र हैं, मैं आपकी ही बात को आगे जी, जी। बढ़ाता हूँ। जैसे कल्पना जी है, ये क्या राजनीति जी, जी। करेंगी? इन्हें पढ़ाना है, घर पे आके कोई अपना परिवार देखना है, ये क्या राजनीति कर बिल्कुल सकती बिल्कुल। हैं? तो ये तो संदेश ही जी उल्टा गया है। कभी आप लोगों जी ने इसको सुधारने का प्रयास नहीं किया? पवन जी, कभी आप लोगों ने प्रयास नहीं किया कि अगर ऐसा आप लोगों को अनुमान हो गया कि हम लोगों के बारे में एक राजनीतिक छवि बन गई है कि हम लोग बीजेपी या सरकार के शासन में जो पार्टी है उसके विरोधी हैं, तो कभी आप लोगों ने सांगठनिक तौर पर, सामूहिक तौर पर इसके प्रयास नहीं किए ये कन्वे करने के कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, हम लोग पेशेवर लोग हैं, हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, हम लोग राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग अपना घर परिवार देखते हैं, हम लोग दूसरी जिम्मेदारियां उठाते हैं, हमारा यही काम नहीं है कि हम शासन सत्ता का विरोध करते रहे? पवन जी। सर, मैं ये कहना मैं बताना चाहता हूं कि ये जो अफवाह फैलाई जा रही है ये गलत है कि शिक्षा मित्र राजनीति कर। शिक्षा मित्रों की बीटीसी कराई गई पार्टी की सरकार, बीएसपी की सरकार में कभी उस सरकार वो हार गई, बीटीसी कराई और वो हार गई, सरकार आ गई समाजवादी की, समाजवादी की सरकार आई और समाजवादी जब समाजवादी की सरकार में बने सहायक अध्यापक और समाजवादी हार गई, तो राजनीति कैसे हो गई भाई? अगर बीएसपी ने हमको बीटीसी कराई तो वो हारती क्यों? अगर हम उनके वो समर्थक होते, और समाजवादी के अगर हम समर्थक होते तो समाजवादी क्यों हारती? बिल्कुल सही बात। और दिलचस्प बात मैं पवन जी जोड़ दूं, पवन जी और दिलचस्प बात मैं आपकी बात पे जोड़ दूं कि अगर बीजेपी सरकार ने आपका मानदेय नहीं बढ़ाया तब तो उसको सत्ता से 2022 में बाहर होना चाहिए था। अगर आप लोगों की नाराजगी मायने रखती या आप लोग सत्ता के विरोध में होते तो 2022 में बीजेपी को पावर से बाहर हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो पूरी मेजोरिटी के साथ पावर में है। इसका मतलब ये इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, ये अफवाह मात्र है कि शिक्षा मित्र राजनीति करते। स्पष्ट सी बात, ये अफवाह है, झूठी अफवाहें हैं और एक षड्यंत्र है शिक्षक की। मैंने कहा कि शिक्षक की अस्मिता को रौंदने का, और इसकी पूर्णतः 100 के 100% जिम्मेदार स्टेट गवर्नमेंट। हमने कहा स्टेट गवर्नमेंट को अपने शिक्षक के प्रति संवेदनाएं रखनी चाहिए। जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद स्टेट गवर्नमेंट रिव्यू में चली गई जजमेंट के विरुद्ध रिव्यू करने के लिए, उसी समय स्टेट की ये जिम्मेदारी बनती थी। जब हमारा 25 जुलाई 2017 को जजमेंट आया था तो इस जजमेंट के रिव्यू में जाना था, रिव्यू में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, स्टेट ने मना कर दिया। और मीडिया के माध्यम से तमाम बदनाम किया गया कि ये हाई स्कूल पास है, इंटर पास है, समाजवादी के रखे हुए हैं, झूठ बोला गया, जबकि रखे गए तो अच्छा, इसी पास होने वाली बात पर बड़ा अच्छा पॉइंट आपने उठाया है कि ऐसा अफवाह फैलाई गई कि शिक्षा मित्र प्रशिक्षित नहीं है, कम क्वालिफाइड है, उतनी जानकारी नहीं है, वो तो टीचर बनने के लायक ही नहीं है। सही कह रहे हैं आप, ऐसी धारणाएं हैं। कल्पना जी, आपने टीईटी भी क्वालिफाई किया है और सीटीईटी भी क्वालिफाई किया है, ये दोनों परीक्षाएं आपने कब दी? जब समायोजन रद्द हो गया तब, या उसके पहले ही आप दो में से कोई एक क्वालिफाई कर चुकी थी, या दोनों ही क्वालिफाई कर चुकी थी? सर, टेट वाली परीक्षा में सर 2017 में क्वालिफाई की है और सीटेट वाली मेरी 2022 है। सर, ग्रेजुएशन के बाद में शिक्षक पद पर समायोजन हुआ था, हमारी बीटीसी कराई थी, 2 वर्ष की बीटीसी हमारी हो चुकी थी उसके बाद। पर ये नहीं पता था कि आने वाले समय में क्या होगा। अगर ये होता जब हम लोग अपनी ग्राम पंचायत से क्वालिफाइड सबसे मेरिट में ऊपर वाले बच्चे चयनित हुए थे, तो हम ये नहीं कि हम ये सीटेट और टेट भी क्वालिफाई उस समय कर सकते थे। लेकिन ये नहीं पता था सर कि आने वाले समय में
क्या गवर्नमेंट या क्या सुप्रीम कोर्ट लागू करने जा रहा है? चलो सुप्रीम कोर्ट की बात मान लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हमें 2 मौके दिए, लेकिन राज्य सरकार ने सुपर टेट लगा दिया। फिर सुपर टेट भी इस तरह से लगाया, कट ऑफ कुछ और जारी करी गई और रखी कुछ और गई। ये सारी चीजें ऐसी होती चली गई सर, सब हमारे विपक्ष में होती चली गई। क्या तो इसमें इनकी नीति लगा लो, क्या हमारा भाग्य लगा लो। जब लास्ट में इंसान को कुछ पॉइंट नहीं मिलता तो वही सोचता है कि हमारा भाग्य ही खराब है। लेकिन सर ये नहीं कि शिक्षा मित्र क्वालिफाइड नहीं है, शिक्षा मित्र जो है टीचर के बराबर काम कर रहा है, तो टीचर के बराबर वो वेतन लेने का भी हकदार है। लेकिन हमारी राज्य सरकार हमारे साथ हर जगह अन्याय कर रही है। धर्मेंद्र जी, बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही। कल्पना जी ने एकदम दरअसल मेरे मुंह की बात ही छीन ली। उन्होंने कहा कि पता नहीं इसे हमारा भाग्य भी आप कह सकते हैं, क्योंकि जब कोई काम नहीं होता है तो आदमी ऐसे ही सोचता है कि हमारा भाग्य खराब है। सच बात, सही कहा उन्होंने कि हम सबके साथ होता है, हम सब ऐसे ही सोचते हैं। लेकिन क्या सच में आपका भाग्य खराब है धर्मेंद्र जी, आप लोगों का? जी हाँ, कल्पना जी कुछ कह रही हैं आप, बात पूरी करिए। लेकिन सर शिक्षा मित्र आज भी शिक्षक साथियों के बराबर काम कर रहा है, उनसे ज्यादा काम कर रहा है। आज भी आप उनको परीक्षा में बैठा लीजिए जो हमारे शिक्षक साथी है, और हमें परीक्षा में बैठा लीजिए सर। और मैं राज्य सरकार को चैलेंज दे रही हूँ सर इस बात के लिए, वो एक बार सभी की परीक्षा करा दे। मैं यहां से इसको अप्रिशिएट करता हूं। ये आपकी बात अब पूरा प्रदेश सुनेगा कल्पना जी, और जितना ये जो चैलेंज आपने किया है, ये जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, आपके आर्गुमेंट उतने ज्यादा मजबूत होंगे। ये सबके पास जाना चाहिए। संविधान के अनुसार सर हम भी बराबर के ही हकदार है। जब देश की संविधान में ये समान कार्य के लिए समान वेतन का आदेश है सर, तो हमारे लिए भी तो समान कार्य, हम शिक्षकों के बराबर ही कार्य करें तो हमारे लिए क्यों नहीं लागू होता? हम भी तो समान वेतन पाने के हकदार है सर। बिल्कुल 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 कल्पना जी, बिल्कुल संविधान सबके लिए बराबर है और सबको हक और हुकूक बराबर मिले हुए हैं। और आपने जो चैलेंज किया है, क्या ऐसा ही चैलेंज धर्मेंद्र जी आप कर सकते हैं? क्या आप भी इस मन से बात कह सकते हैं कि अगर योग्यता को आधार बनाना है तो आप किसी के साथ परीक्षा दिलवा के देख लीजिए, ये क्वालिफाइड शिक्षा मित्र उसके बराबर है? धर्मेंद्र जी क्या आप ऐसा कह सकते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल राइट सर, बिल्कुल ठीक कह रही बहन जी। और मैं आपको बताऊं कि सरकार जितनी उदारवादी अब शिक्षकों को बन रही है, मैं बताऊंगा इस समय अगर उतनी उदारवादी हम शिक्षा मित्रों को बनती तो मैं समझता हूं कि किसी भी शिक्षा मित्र की मौत नहीं होती और कोई भी शिक्षा मित्र सहायक दाव पर से नहीं हटता। जिस तरह से 69,000 में जी जिसकी उंगली जिस तरह से 69, हाँ बिल्कुल सही बात है, उसको तकलीफ होती है वही जानता है। सही कहा हुई सर। अब हमारे परिवार में हमारे साथ कितने लोग बेसमय मौत के गाल में समा गए हैं। हाँ जी, इतने लोग अपने परिवार छोड़ के जाते, उनके परिवार से पूछो कि वो अपना जीवन कैसे यापन कर रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। मजाक उड़ाने वाले सब मिलेंगे सर, पूछने वाला कोई नहीं है। जो भी कागजी कार्रवाई होती है वो खाली कागज तक ही सीमित होती है, धरातल पर तो वो मुश्किल से आती है। आज तक शिक्षा मित्रों की कोई भी कमेटी का कोई भी फैसला शिक्षा मित्रों तक नहीं आया। मानदेय हमेशा अखबार में बढ़ता है, खाते में किसी के नहीं आता। बिल्कुल सही बात। और देखिए सर, जब मैं आपको बताऊं 69 शिक्षक भर्ती में बीएड शिक्षकों के लिए सुप्रीम कोर्ट से भी ये आदेश हो गया कि आप बेसिक में एलिजिबल नहीं है क्योंकि पीटीसी एलिजिबल है 1 to 5 में। लेकिन सरकार ने कितना बड़ा दल दिखाया उनके लिए, उनको ब्रिज कोर्स करा रही है क्योंकि उनकी नौकरी नहीं चली जाए। मैं आपको बताऊं उनको ब्रिज कोर्स करा रही है। क्या शिक्षा मित्रों नहीं करा सकती थी सरकार? टेट विभाग टेट करा देती, हम लोगों की नौकरी बचा। अच्छा पवन जी, धर्मेंद्र जी ने और अभी कल्पना जी ने जो विषय उठाए, इस पर आप एक अनुभवी व्यक्ति, आप पढ़े लिखे आदमी, आपकी समझ क्या कहती है? भाई शासन में बैठे लोग 1,72,000 शिक्षा मित्रों के प्रति ऐसा रवैया कैसे कर सकते हैं? मेरी समझ से बाहर है। कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो आप लोगों के साथ वो उदारता नहीं दिखाई गई। क्या हुआ होगा? आपका अनुमान या आपका ज्ञान क्या कहता है? पवन जी। सर मेरी समझ में ये है कि एक अधिकारी थे देव प्रताप सिंह, और शिक्षा मित्र के किसी व्यक्ति द्वारा उनके साथ मिसबिहेव किया गया था।
और उनको उसी समय उन्होंने बुलाया था कि आपको 17,000 रुपए का मानदेय का लेटर इश्यू हो गया था। और मैं गवर्नमेंट माननीय मुख्यमंत्री से और बात करूंगा कि आपको 24-25 हजार रुपए फिलहाल मानदेय बढ़ा रहे हैं, और जो अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसे लागू करते हैं, धीरे धीरे सबको एडजस्ट कर दिया जाएगा। ये उस समय की घटना थी। लेकिन जो लोग लीडर थे वो बहुत रेस्पॉन्सिबल है उस पीरियड लीडर के, और आज भी उन्हीं की जिम्मेदारी है, कल भी। तो हम स्टेट द्वारा तो पक्षपाती है ही हैं, और कोर्ट द्वारा भी पक्षपाती मान सकते हैं, लेकिन हमारे लोग भी उतने जिम्मेदार हैं जितने अन्य संस्थाएं। मैं तो ये मानता हूं कि हम ज्यादा जिम्मेदार। सही बात है पवन भाई, सही बात कर रहे हैं। वाली भी हमारे साथी भी बराबर जिम्मेदार है इसमें, और उन्हें संवेदना नहीं है पवन जी। अब इसका हल क्या है? इसका कोई हल नहीं सर, इसका हल सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी कर सकते हैं, इसके अलावा कोई हल नहीं। दो लोगों ने बिगाड़ा मामला है, दोनों संस्थान है, या तो सुप्रीम कोर्ट हल करे या माननीय मुख्यमंत्री जी हल करें, इसके अलावा तीसरा कोई विकल्प है ही नहीं। कल्पना जी, आपको भी लगता है? जी सर, हम इसके जी हाँ पवन जी, पहले आप बात पूरी कर लीजिए। पवन जी, समस्या पैदा करी गई है माननीय न्यायालय द्वारा, क्योंकि माननीय न्यायालय द्वारा लावारिस छोड़ा गया है, और न्यायालय किसी को लावारिस छोड़ नहीं सकती। स्टेट द्वारा पक्षपात किया गया है न्यायालय के जजमेंट के अनुपालन को, अपने पक्ष का जजमेंट प्रभावी रूप से लागू कर दिया, और जो हमारे पक्ष का था उसको पेंडिंग कर दिया। अब इतनी बड़ी ताकत से हम कैसे लड़ सकते हैं? आम शिक्षा मित्र जो गांव देहात का हो, जो 10,000 रुपए में जीविका चलाता हो, तो वो कैसे इतनी बड़ी ताकत से कैसे लड़ सकता? माननीय मुख्यमंत्री जी से कौन लड़ सकता बताओ? उत्तर प्रदेश में कोई लड़ सकता? वो भी टीचर नहीं लड़ सकता। क्या न्यायालय से न्यायालय क्यों है पवन जी? वो तो हमारे अभिभावक हैं, वो तो हमारे अभिभावक है संवैधानिक रूप से। उनको तो हमारा नहीं है, हमारे माई बाप, स्टेट हमारी माई बाप है सर, जन्म उन्होंने दिया। उनसे बेहतर संरक्षण, स्टेट की जिम्मेदारी हमारा संरक्षण करना था अधिकारों का। हम कहा कि अगर हमारी गरिमा में जीवन जीने का हमको राइट्स है, तो वो इस वजह से है कि स्टेट ये स्वीकार कर चुकी कि मैं अपने नागरिक की सुरक्षा करूंगी या करूंगा। तो हमारे मुख्यमंत्री जी क्या है? माई बाप है। और मुख्यमंत्री जी हमसे जो कर ले एक तरफ को किनारा, तो बताओ इसका अंत क्या होगा? माँ अगर अपने बेटे को दूध पिलाना बंद कर दे तो बेटा मरेगा या जीवेगा? सच बात, यही हाल हमारा है। ठीक बात। दोषी धर्मेंद्र जी, क्या हाल है इसका आपकी नजर में? फिर मैं कल्पना जी से पूछूंगा। धर्मेंद्र जी, आपकी नजर में क्या हाल है इसका? देखिए सर, मैं एक ही बात यही कहना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आपने अभी 2 साल से हमारा कार्यक्रम चल रहा है सरकार से मेलजोल का, विभिन्न संगठनों के द्वारा मतलब कार्यक्रम लगाए गए हैं। एक तो हमारा कार्यक्रम लगा था अभी 2020 में लगा था ना, वो रमाबाई अम्बेडकर पार्क में, मानी कौशल किशोर जी और एक लोग और थे, कोई नेता, क्या नाम है, संजय निषाद जी, ये सब लोग आए थे। उसमें बड़ा भीड़ भाड़ की, कम से कम हम लोग 2 लाख की संख्या पहुंचे थे वहां पे। तो बीजेपी सरकार ने इस तरह से हम लोगों को ये कहा कि आप लोग बिल्कुल हमारे हो जाओ, और जैसे उन्होंने कहा वैसे हमने किया। हम लोग बिल्कुल भाई नारे लगवाए, आपने शपथ भी ली, सब कुछ। अब मैं इस पूछना चाहता हूँ कि किस तरह से मैं आपको हृदय फाड़ के दिखा दूं कि मैं आपका हूं या किसी और का हूं? मैं लोकतंत्र में जी रहा हूं, क्या मैं स्पेशली आपको कैसे कह सकता हूं? भाई और भी पार्टी सरकार आती जाती रहती है, आज आपकी कल किसी और की होगी। आज मैं आपके नारे लगाऊंगा तो कल दूसरी सरकार आ गई, वो कही आप तो उसके नारे लगा रहे। तो पार्टी सब किसी एक की नहीं कह सकता ना सर मैं। और अभी कार्यक्रम हो रहे हैं इसी वजह से कि माननीय मुख्यमंत्री समझ जाए इस चीज को कि हम लोग जिसकी सरकार होती है शिक्षा मंत्री उसी के होते हैं, आपके एक एक आदेश का पालन होता है। आपने देखा होगा, चाहे शिक्षण के संबंध में हो, चाहे नॉन जो बिना शिक्षण के हो, चाहे आप जनगणना कर लीजिए, SIR में भी काम हुआ है BLO के साथ में, वो काम हुआ, आपका हर एक आदेश का पालन करता है शिक्षा मंत्री। फिर पता नहीं कहाँ पे राजनीति हो रही है। अरे आपकी किसी काम को अगर हम मना कर रहे हैं, कोई विरोध कर रहा है, तब तो आप कह सकते हैं कि अरे आप हमारी राजनीति करें। देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में व्यक्ति कहाँ मत देता है ये उसका पर्सनल मैटर है सर।
बिल्कुल किसको सही वोट कहा करेगा, आपको रवि जी। देगा, किसी और को देगा, ये उसका पर्सनल मैटर है। आप प्रेशर में लेके नहीं ले तो सकते कल्पना किसी जी, को। अब तो ये मान लीजिए कल्पना जी के ये सब बातें तो अब उलझ गई हैं। अगर कोई ये सोच ले कि आप हमारे विरोध में हैं, तो अब किसी की सोच को कैसे बदला जाए? ये तो बड़ा कठिन सवाल है। जी जी अब एक ही रास्ता रह जाता है कि आप वापस या तो गुहार लगाएं सीएम साहब से, कहें कि भाई हमारे साथ गलत हो रहा है और बहुत गलत अब तक होता चला आ रहा है, कृपया आप हमारे अभिभावक हैं, इसको सुना जाए। दूसरा तरीका यह कि आप वापस सबसे बड़ी अदालत में जाएं और कहें कि एक बार फिर से इस विषय को देखिए, हमारे लिए जो संभावनाएं बाकी थी उनको फिर से जिंदा किया जाए। कल्पना जी। सर देखिए, हम एक शिक्षक हैं और हम अपने अपने राज्य लोकप्रिय सरकार से बार बार यही विनती कर रहे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम बाहर उधर ना जाके, सबसे बड़ी अदालत में ना जाके, हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे भविष्य को संवार दिया जाए, जितना भी हमारा शेष भविष्य बचा है हमारे बच्चों का, क्योंकि समाज में जीने के लिए सर सभी चीजों की आवश्यकता होती है। और हम तो देश के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं सर, हम कोई गलत कार्य नहीं कर रहे, हम अपना सारा जीवन बेसिक को दे चुके हैं। अब हमारे बच्चे हमारे बराबर है, बताओ, इनके भी तो जरूरतें पूरी करनी है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी राज्य सरकार हमारे लिए कोई अच्छा निर्णय ले, जिससे हमारा जो बचा जीवन है वो आराम से कट जाए और गरिमापूर्ण तरीके से हम अपना जीवन बिता सके सर। ठीक बात, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इस बारे में अपडेट आएगी तो एक बार फिर से हम लोग बैठेंगे, फिर से बात करेंगे। लेकिन आज जो बात हुई उससे एक बात बिल्कुल तय है कि दो किस्म का बिहेवियर सामने आया है, एक आप लोगों के साथ अलग और एक जो अभी सहानुभूति दिखाई जा रही है नॉन टेट टीचर्स के साथ, वो बिल्कुल अलग। ये तो बिल्कुल तय है। और कुछ इस पर रोशनी डाली है पवन जी ने, जो इतिहास में आपने वो अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार वाला प्रकरण आपने जो अंडरलाइन किया है, उससे शायद चीजें स्पष्ट हो रही हैं कि बात बिगड़नी कैसे शुरू हुई और यहां तक कैसे आप पहुंची है। लेकिन अब ये पास्ट है, बहुत पुरानी बात हो चुकी है। जो लोग भी नीति निर्धारक है उनको इसे आगे देखना चाहिए और उनको मानवतापूर्ण तरीके से, तार्किक तरीके से देखना चाहिए। सर आप थोड़ी सी बात सुनिए सर, बच्चे गलती करते हैं, माता पिता का काम होता है बच्चों की गलती को क्षमा करना, और राज्य सरकार बिल्कुल। हमारे माता पिता की तरह है। अगर मान लो हमसे गलती हुई है, किसी से भी हुई, वो हमारे साथी हैं, तो मैं अब उनकी तरफ से क्षमा मांगती हूँ भाई, उनकी गलती को क्षमा करते हुए अब जो से जीवन है उनका जीवन तो सही कटे सर, एक के चक्कर में बिल्कुल सभी सही का बात। जीवन क्यों बर्बाद करा जा रहा। इसी नोट पर आज की चर्चा को सर समाप्त एक कर रहा बात हूं मैं मैं कि बताना चाहूंगा। हाँ, जल्दी से धनु जी। जी, मैं ये कहना चाहूंगा सर, अब जो इसमें जो हमारी इसमें परिस्थिति है उत्तर प्रदेश सरकार के साथ में, तो मेरा तो हाथ जोड़कर निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो हमारी जो अभी हमारी आपकी जो तालमेल बना है, जो दूरियां कमी है, हम आप पास आए हैं, तो उसको आप खुशी खुशी हम लोगों को हमारा जीवन उज्जवल कर दीजिए। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है और हम आपके आजीवन सभी शिक्षा में ऋणी रहेंगे। जो हमें अंधेरे में रखा है, आप हमारा जीवन उजाला कर दो। हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, उनको शादी के लिए है, 2-2 3-3 बेटियां शादी के लिए। अगर इसी 10,000 में अगर आप रखेंगे तो हम कैसे अपना जीवन जीवन जिएंगे या बच्चों की पढ़ाई कराएंगे, उनकी शादी करेंगे। एक शिक्षक की जो गरिमा है, जो डिग्निटी है सर, उस गरिमा को तो बनाए रखें। हम समाज में रह रहे हैं, समाज हमें क्या समझता है ये तो हम लोग जानते हैं, कैसे जी रहे हैं घुट-घुट, लेकिन हमारी गरिमा को प्लीज माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, मांग कर रहा हूँ, हम लोगों का आप भला कर दीजिए। अब देर मत करिए, बहुत साथी हमारे रिटायरमेंट के करीब हैं और रिटायरमेंट हो भी गए हैं, उनको तो कुछ नहीं मिला, वो तो खाली हाथ चले गए। कुछ ऐसे साथी जो बिल्कुल 1 साल हो गई, 1 साल रह गई है, तो उनके बारे में सोचिए। तो मेरा बस यही निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि अब देर ना की जाए, जो भी रिजल्ट है उसको डिक्लेयर करके हम लोगों का भविष्य उज्जवल कर दिया जाए। धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू। नमस्कार।